नमस्कार बच्चों। आज हम समास का भाग आगे करेंगे। आज हम पहला समास कर रहे हैं, इसमें कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है बच्चों? इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में एक ही विभक्ति, वचन और लिंग का प्रयोग होता है। यानी कि इसमें दोनों पदों में, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें दोनों पदों में एक ही विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग का प्रयोग होता है। तो इसमें पूर्व पद में विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? इसका विशेष्य। जैसे हरा पेन, तो हरा क्या है? विशेषण, और पेन क्या है? विशेष्य। तो हरा पूर्व पद हो गया, तो जो विशेषण है, और उत्तर पद क्या है? पेन, जो विशेष्य है। इसी प्रकार से पूर्व पद में उपमान और उत्तर पद में उपमेय होता है। इस प्रकार से समास के दो भेद हैं। पहला हो गया विशेषण और विशेष्य। विग्रह करते समय हमें दोनों पदों का लिंग और वचन एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नील कमलम, तो बाद में नपुंसकलिंग वर्ड है कमलम, तो हम नील को भी उसी के हिसाब से नपुंसकलिंग शब्द कर देंगे, नीलम कमलम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्ण सर्पः, तो बाद में पुल्लिंग शब्द आ गया सर्प, तो हम इसी प्रकार विग्रह कर देंगे कृष्णः सर्पः। इसी तरह से मधुर वचनानि, तो अगर पीछे वचन वचनानि बहुवचन आ रहा है तो हम विग्रह कर देंगे मधुराणि वचनानि। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है उपमान उपमेय। तो इसमें विग्रह करते समय हम दो शब्द लगाते हैं इव। इव का अर्थ होता है के समान, यानी कि हम तुलना कर रहे हैं उसमें, उसके जैसा बता रहे हैं। और एक शब्द होता है अव्यय एव। एव का मतलब होता है ही, यानी कि कंपल्सरी ही लगाकर विग्रह किया जाता है। तो ये एव और ही, एव और एव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला शब्द है घनश्यामः, तो घन घन बोलते हैं हम बादल को, श्यामः श्याम बोलते हैं काले रंग को, तो घन इव श्यामः, बादल के जैसा काला। तो जहाँ पर ये जैसा शब्द आ रहा है वहाँ पर हम लगाते हैं इव। इसी प्रकार से मुख चंद्रः, मुखम चंद्रः इव, जो मुख है वो चंद्रमा के जैसा या के समान। इसी तरह से मैंने वर्ड लिखा आपके लिए विद्याधनम, तो विद्या के जैसा धन नहीं होता, तो विद्या एव धनम, विद्या के समान, विद्या ही धन है, के समान नहीं होगा यहाँ पर, विद्या ही धन है। इसी तरह से तपोधनम, तो तपस्या ही धन है, जहाँ पर एक तरह से प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है, वहाँ हम लगाते हैं एव, जिसका अर्थ क्या हो जाता है? ही। तो नेक्स्ट समास है बच्चों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद जो होता है, या पहले वाला जो शब्द होता है वो अव्यय होता है। इस समास का प्रयोग जो है विभिन्न अर्थों में होता है, यानी कि समास में हर एक अव्यय के अपना अर्थ होता है। जिसमें हम पहला अव्यय कर रहे हैं बच्चों उप। उप अव्यय का अर्थ होता है समीप, और जब हम इस शब्दों को अलग करते हैं या विग्रह करते हैं तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है उपनगरम, तो नगर शब्द है, नगर में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे नगरस्य समीपम। इसी तरह से उपग्रामम, तो ग्रामस्य समीपम, उपरामम रामस्य समीपम। अगला अव्यय है बच्चों अनु। अनु का अर्थ होता है पश्चात। इसमें भी हम विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अनुवृक्षम, वृक्षस्य पश्चात, अनुरथम, रथस्य पश्चात। एक अनु शब्द का होता है योग्य, जब हम किसी की विशेषता को बताते हैं। जैसे अनुकूलम, तो कुलस्य पश्चात नहीं होता, कुल के योग्य, यानी कि परिवार के अनुसार। थर्ड अव्यय है निर। निर का अर्थ क्या होता है? कमी या फिर अभाव, किसी चीज़ की कमी होना। इसमें भी हम षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे निर्जनम, तो जनस्य अभाव, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो। इसी तरह से निष्फलम, तो फलस्य अभाव, जब फल की कमी हो। इसी तरह से निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः। और फिर अगला अव्यय है स। स का अर्थ होता है सहितम, विद, जो प्रपोजिशन है विद। इसको जब हम विग्रह करते हैं तो विभक्ति का प्रयोग करते हैं तृतीया। जैसे सचित्रम, तो चित्रेण सहितम, सपरिवारम, परिवारेण सहितम, सपुत्रम, पुत्रेण सहितम, सकुलम, कुलेन सहितम। सहितम मीन्स साथ, यानी कि अपने परिवार के साथ, चित्र के साथ, कुल के साथ, मतलब जहाँ पर भी साथ अर्थ होएगा वहाँ पर हम कौन सा अव्यय लगाएंगे?
स, इसको विग्रह करते समय हम विभक्ति लगाते हैं तृतीया। अगला अव्यय है प्रति। प्रति का मीनिंग क्या होता है? रिपीट करना, किसी चीज़ को 2 बार करना। जैसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति, याद करो, रिपीट करो, तो आवृत्ति वर्ड आ जाता है वहाँ पर रिपीट के लिए। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, इसमें हम किसी भी अव्यय का अर्थ प्रयोग नहीं करते, अपितु इसमें अव्यय ही प्रयोग किया जाता है और इसमें हम द्वितीया या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें द्वितीया या सप्तमी लगाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, या फिर इसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं दिने दिने इति, यानी कि इन दोनों के विग्रह में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रतिक्षणम, तो क्षणम क्षणम प्रति। इसी तरह से प्रतिपलम, पलम पलम प्रति। अगला अव्यय है हमारा यथा, जिसका अर्थ है अंतिक्रम में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं के अनुसार, जैसे शक्ति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, फल के अनुसार। इसमें हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं द्वितीया। फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति, तो शक्तिम अंतिक्रम में, यथा फल, फलम अंतिक्रम में, यथा समय, समयम अंतिक्रम में, यथा बुद्धि, बुद्धिम अंतिक्रम में। ये बच्चों आपने 2 समास अभी किए। पहला समास हमने किया कर्मधारय, फिर हमने किया अव्ययी भाव समास। अब तीसरा समास हम आज कर रहे हैं बहुव्रीहि समास। इसके बाद कल आपके 2 समास बच जाएंगे, तत्पुरुष समास और उपतत्पुरुष, जिन्हें हम कल करेंगे। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें विशेष बात क्या है कि इसमें कोई भी पद, 2 पद होते हैं समास में, तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु कोई एक तीसरा ही पद या शब्द आकर अपनी प्रधानता बताता है। इस समास में विग्रह करते समय हम जो द्वितीय विभक्ति वाला यम, यम मीन्स होता है जिसको, इसी तरह से येन तृतीय विभक्ति वाला जिसके द्वारा, यस्य जिसका या जिसके, इसी तरह से यस्मिन, यस्मिन होता है जिसमें, इन शब्दों को प्रयोग करके विग्रह करते हैं। जैसे पीताम्बरः, अब ये शब्द है पीतम अम्बरम, यहाँ तक हमारा जो विग्रह है वो कर्मधारय के समान है, जिसका मीनिंग हो जाता है पीले वस्त्र, यानी कि विशेषण विशेष्य। लेकिन हमारे पास ये शब्द पुल्लिंग में प्रयोग हुआ, देखो मैंने विसर्ग यूज़ किया है, तो पीताम्बरः शब्द प्रयोग हुआ है, तो हम विग्रह करेंगे पीतम अम्बरम यस्य स, अर्थात पीले हैं वस्त्र या कपड़े जिसके। इसी तरह से लंबोदरः, तो लंबम उदरम यस्य स, जिसकी उदर, जिसका उदर जो है वो लंबा है, बड़ा है, तो वो गणेश की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह से चतुर्मुख, चत्वारि मुखानि यस्य स, 4 मुख हैं जिसके। इस प्रकार से बहुव्रीहि में आप जैसे नीलकंठः, तो नीलम कंठम यस्य स, नीला है कंठ या नीला है गला जिसका। तो ये आपके समास हैं आज। पहला हमने किया कर्मधारय समास, जिसमें 2 तरह का समास होता है, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। विशेषण विशेष्य में हम क्या देखते हैं कि दोनों पदों का एक जैसा होना जरूरी है, इसमें लिंग वचन और विभक्ति एक जैसी होनी चाहिए। और उपमान उपमेय में हम इव या एव लगाकर समास करते हैं। अगला हमने अव्ययी भाव समास किया, जिसमें विभिन्न अर्थों के साथ समास होता है। तो पहला हमने किया उप, जिसका मीनिंग क्या है समीपम, और विग्रह करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला अव्यय हमने पढ़ा अनु, जिसका अर्थ है पश्चात, इसमें हम विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर हमने किया निर, निर अव्यय का अर्थ होता है अभाव या कमी, विग्रह करते समय हम इसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। अगला अव्यय हमने पढ़ा स, जिसका अर्थ क्या होता है सहितम, इसमें हम विभक्ति प्रयोग करते हैं तृतीया। अगला हमने पढ़ा अव्यय प्रति, जिसका मीनिंग क्या है रिपीट करना, रिवाइज करना, रिपीट करना। और इसमें विशेष बात मैंने आपको बताई कि इसमें अर्थ का प्रयोग नहीं करते, अपितु अव्यय का ही प्रयोग करते हैं। और विग्रह करते समय हम द्वितीया या सप्तमी कोई भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगला लास्ट अव्यय हमने पढ़ा यथा। यथा अव्यय का अर्थ है अंतिक्रम में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने बल के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। तो इसको विग्रह करते समय हम लगाते हैं द्वितीया विभक्ति। जैसे यथाशक्ति, तो शक्तिम अंतिक्रम में,
यथा फल, तो फलम अंतिक्रम में। अब हम कर रहे हैं समास नेक्स्ट बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में बच्चों क्या विशेष बात थी वो मैंने आपको बताई कि इसमें दोनों पदों में से किसी भी शब्द की प्रधानता नहीं होती, अपितु एक नया शब्द अपनी प्रधानता बताता है। तो इसके लिए शब्द जब हम विग्रह करते हैं तो कुछ एक शब्द हैं वो बताए गए हैं। यम, यम जिसका अर्थ होता है जिसको, और येन, येन का मतलब होता है जिसके द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय। यस्य, यस्य मतलब जिसका, और यस्मिन, यस्मिन मतलब जिसमें। इसको हम इस प्रकार से विग्रह करते हैं, जैसे पीताम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य सम। तो इसके साथ बच्चों मैंने थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज दी है आज, आप उसको करेंगे। धन्यवाद।